वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मॉडल पेपर 2023 का पार्ट 2। पहले पार्ट में खंड आप पढ़ चुके हैं, जिसमें 1 से 20 प्रश्न पूरे हल कराए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे खंड बा, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, सभी खंड कीजिए। का है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। तो हमने माना कि क्रमागत पूर्णांक n तथा n+1 है। जैसे क्रमागत पूर्णांक मतलब पहला पूर्णांक है 2, तो दूसरे में 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। यदि पहला पूर्णांक है 8 और 8 में 1 जोड़ते हैं, दूसरा पूर्णांक क्रमागत जो होगा 8-1। यदि पहला पूर्णांक n है तो दूसरा n-1। किसी भी पूर्णांक का क्रमागत अगला पूर्णांक प्राप्त करने के लिए उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो जैसे हम मानते हैं कि पहला पूर्णांक है 3, तो इसके जो क्रमागत पूर्णांक प्राप्त होगा हमको अगला, वो होगा 3-1। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो 3 × 3-1 4, 2 से विभाज्य है। तो आप गुणा कीजिए, 3 चौक 12/2, 2 छंग 12, ये 2 से विभाज्य है। यदि आप उस बार आपने विषम लिया था n का मान, अगर आप सम लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लीजिए 6, तो अगला क्या हो जाएगा, 6-1 क्या हुआ, 6 × 6=1 7। पूछ रहा है 2 से विभाज्य है या नहीं, तो आप 2 से विभाज्य जब काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 सते 21। मतलब यही है कि अगर 2 क्रमागत पूर्णांक हैं तो 2 पूर्णांकों में से या तो n सम होगा या n+1 सम होगा। और सम संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाज्य होती हैं, इसलिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होगा। आप यहाँ लिखेंगे, चूँकि n तथा n+1 के गुणनफल में n या n+1 सम संख्या है। यदि n का मान आप जैसे 5 लेते हैं तो 5 के बाद जो आपको क्रमागत प्राप्त होगी 6 हो जाएगी, तो 6 सम हो जाएगी। यदि आप n ही सम ले लेते हैं, जैसे n का मान आपने 8 ले लिया, तो क्रमागत अगली पूर्णांक जो होगी आपकी 9 होगी, तो 2 में से 1 सदैव सम संख्या रहेगी। तो n तथा n+1 के गुणनफल में n या n+1 सम संख्या है, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होगा। आइए, खा है, यदि cos थीटा बराबर 7/8, तो 1 sin थीटा इंटू 1 sin थीटा अपान 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा का मान निकालिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा a-b इंटू a-b बराबर a² - b²। तो ये वाले को हम a-b समझते हैं और इसको a-b, a का मान 1, b का मान sin थीटा, a का मान 1, b का मान sin थीटा। तो बराबर है a² - b²। a² का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब sin² थीटा अपान यहाँ भी a-b इंटू a-b, तो 1 के स्क्वायर माइनस cos² थीटा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 sin² थीटा बटे 1 cos² थीटा। आप जानते हैं चूँकि 1 sin² थीटा बराबर cos² थीटा और 1 cos² थीटा बराबर sin² थीटा, तो 1 sin² थीटा का मान आप लिख देंगे cos² थीटा बटे 1 cos² का मान sin² थीटा, और cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे cot² थीटा। अब आप देखिए cot थीटा का मान यहाँ 7/8 दिया गया है, तो आप यहाँ लिखिए 7/8 का स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए
काट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो अगली लाइन में 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 गुणे 7/8 का वर्ग 8 गुणे 8। नेक्स्ट लाइन में 7 सता 49/8 28 64। ये आपका हुआ आंसर। अगला नंबर है ग। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला आप मान लीजिए शंक्वाकार बर्तन है। इसका आंतरिक व्यास यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। पानी से भरा है, ये वाला पात्र पूरा पानी से भरा हुआ है। इस पानी को इस बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। इसका आंतरिक व्यास ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। तो और इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है जहाँ तक इसमें पानी भर जाता है। तो आप इसको H2 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए H2 ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। यहाँ आप लिख दीजिए माना H2 ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। माना बेलनाकार पात्र में H2 ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब यदि जो शंक्वाकार बर्तन है इसका व्यास 10 है, तो इसकी त्रिज्या R1 बराबर 10/2, R1 बराबर 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तथा H1 बराबर दिया गया है कि शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया H1 बराबर 24। बेलनाकार पात्र का व्यास दिया गया था 20 सेंटीमीटर, तो इसकी अगर त्रिज्या हम R2 मानते हैं तो R2 बराबर 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तथा पूछा गया है कि इस बेलनाकार बर्तन में पानी जितना भर गया है उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी। इसकी ऊंचाई हमने H2 मान ली है। तो H2 बराबर हमें ज्ञात करना है। H2 क्या है? बेलनाकार पात्र में भरे पानी की ऊंचाई है। तो चूंकि इस पात्र में पानी भरा हुआ था, इसी पानी को हमने इस बेलनाकार पात्र में उड़ेला है। तो जो शंक्वाकार पात्र में भरे पानी का आयतन होगा वो इस बेलनाकार पात्र में भरे पानी के आयतन के बराबर होगा। इसलिए हम इसको लिखते हैं शंक्वाकार पात्र में भरे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार पात्र में भरे पानी का आयतन। चूँकि यही पानी इसमें डाला गया है तो पानी का आयतन जो है वो सेम होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। चूँकि यहाँ त्रिज्या R1 R2 हमने माना है, ऊंचाई H1 और H2 माना है, इसलिए 1/3 πr1² बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? πr2²h2। ये πr²h ही है, लेकिन यहाँ दो त्रिज्या है, दो ऊंचाई है, इसलिए हमने एक को H1 मान लिया और एक को H2 मान लिया। तो 1/3 पाई R1 का मान यहाँ 5 निकला है, 5 गुणे 5 गुणे H1 का मान 24 बराबर पाई R2 का मान क्या है? यहाँ 20/2 बराबर 10 निकला था, गुणे 10 गुणे 10 गुणे H2 आपको ज्ञात करना है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 अठे 24। इधर क्या बचा? 5 गुणे 5 गुणे 8 बराबर 10 गुणे 10 गुणे H2। पक्षांतर कर लीजिए आप, तो 5 गुणे 5 गुणे 8 बटे, ये यहाँ गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, 10 गुणे 10 काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, ये कट गया। H बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, ये H2 था। तो H2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो पूछा यहाँ गया था बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई, तो आप लिखेंगे बेलनाकार
पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। आप जो मात्रक रहेगा उसको जरूर लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है जिसमें आपको मध्यमान निकालना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फिर ये वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो हमने लिख लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। यहाँ बारंबारता आपको दी गई है 2, 7, 12, 15, 8, 6। 2, 7, 12, 15, 8, 6। मध्यमान हमने निकाल लिया। मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल की ये निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो 20, 10, 30 का आधा 15, 30, 20, 50, 50 का आधा 25। यहाँ देखिए 25 और 15 में डिफरेंस कितना है, 10 का। 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45, 45, 10, 55, 55, 10, 65। यहाँ इसको आप जोड़कर आधा भी करेंगे तो भी वही आएगा। जैसे 70, 60, 130, 130 का आधा 65। अब ये मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल है FI इंटू XI। तो 15 दूना 30, 25 सत्ते 175, 35 और 12 गुणा करेंगे 420, 45 और 15 गुणा करेंगे 675, 55 और 8 का गुणा करेंगे 440 और 65 और 6 का गुणा करेंगे तो 390। यहाँ आपको जो बारंबारता है और मध्यमान है उसका गुणनफल सिग्मा FI इंटू XI बराबर, जब इस सब चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो 2130 प्राप्त हुआ है। और ये बारंबारता का जो हमने योग किया तो ये सिग्मा FI बराबर 50 प्राप्त हुआ हमको। अब समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा FI इंटू XI अपान सिग्मा FI, जहाँ I क्या है, I बराबर 1 to n, 1 से n तक की संख्याओं का योग है। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे बराबर ये जो आपको योग प्राप्त हुआ है 2130 अपान 50। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। जब हम 213 को 5 से भाग देते हैं तो हमको मिलता है 42.6। तो समांतर माध्य जो हमको प्राप्त हुआ, यहाँ पूछा गया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर 42.6। ये हमने हल किया तो हमको ये प्राप्त हुआ। इसको लिखेंगे आप आंसर। आपका नेक्स्ट सवाल। अंगा बिंदु -4, बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप एक बिंदु A बना लीजिए, दूसरा बिंदु B बना लीजिए। ये A है और ये वाला B है। बिंदु A क्या है, ये है A -6, 10। तो आप यहाँ लिख दीजिए -6, 10। बिंदु B क्या है 3, -8। आप लिखेंगे 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो आप इसको A और B को जोड़ दीजिए। को किस अनुपात में विभाजित करता है। कोई बिंदु आप यहाँ आपका जहाँ मन हो लिख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं O। इसके निर्देशांक है -4, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने माना M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो A बिंदु का निर्देशांक आप मान लीजिए ये हो गया X1, Y1। B बिंदु को मान लीजिए X2, Y2, कामा लगा देंगे आप। और जो ये विभाजन बिंदु है ये है -4, 6 और अनुपात क्या है M1 अनुपात M2। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक होता है, इसको हम कहते हैं X और Y। तो X बराबर होता है M1 X2 धन M2 X1 बटे M1 धन M2। और Y बराबर होता है M1 Y2 धन M2 Y1 बटे M1 धन M2। तो आइए इसी फार्मूले में
इसका मान हम रखते हैं। तो x का मान कितना है, लिखेंगे -4 बराबर m1। तो m1 का मान हमको यही अनुपात तो निकालना ही है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m1 और m2 का मान नहीं है, तो आप लिखेंगे m1 के स्थान पर m1। x2 का मान है 3 धन m2 गुणे x1 का मान यहाँ देखिए आप -6 है, गुणे -6 बटे m1 धन m2। अगली लाइन में आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो -4 m1 -4 का m2 में गुणा करेंगे, -4 m2 बराबर 3 का m1 में 3 m1 माइनस प्लस हो जाएगा -6 m2। और आप इसको m1 m2 पक्षांतर कर लीजिए, तो इधर -4 m1 इधर आएगा, ये -3 m1 हो जाएगा, -6 m2 पहले से था, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में, +4 m2। तो ये 4 3 हो गया -7 m1 और 6 में 4 गया -2 m2, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। हमको निकालना है, यहाँ देखिए किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात निकालना है तो m1/m2 हमको ज्ञात करना है, m1/m2 हमें निकालना है। तो आप लिखिए m1 यहाँ गुणे में है, बटे में लाएंगे इसको m2 हो जाएगा, -2 यहाँ था, ये 7 बटे में आएगा -7। तो m1/m2 बराबर m1/m2 बराबर 2/7। तो आप लिखेंगे m1/m2 बराबर 2/7। यही आपका अनुपात हुआ, जो -4, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करती है। अगला सवाल आपका है K का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु A 2,3, बिंदु B 4, K तथा C 6, संरेखी हैं। संरेखिक मतलब होता है ये, जैसे यहाँ A है, ये वाला B है, ये वाला C है, संरेखी है। तो संरेखिक मतलब होता है एक ही रेखा में है। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा में हैं तो ये त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला बिंदु ये है, ये वाला B है, ये दोनों एक बिंदु हो गए, तीसरा यहाँ हो गए, तो ये C हो गया, A B C। तो ये तीनों मिल करके त्रिभुज बनाएंगे। लेकिन जब तीनों बिंदु यहाँ A है, ये B है, ये C है, एक ही रेखा में है, संरेखी हैं, तो ये त्रिभुज नहीं बना सकते। जब त्रिभुज बना नहीं सकते तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो 3 बिंदुओं जो हमको A B और C मिले हैं, यदि ये त्रिभुज नहीं बना सकते हैं तो इनका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देंगे और आपका K का मान प्राप्त हो जाएगा। चूँकि दिया गया है A B और C संरेखी हैं, इसलिए 1/2 x1 y2 - y3 धन x2 y3 - y1 धन x3 y1 - y2 बराबर 0 होगा। ये क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर तीनों बिंदु A B और C, ये A B C संरेखी हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है, इसको हम मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3 का माप लगा देंगे। और आप इसी फार्मूले में x1 x2 y1 y2 और x3 y3 का मान रख देंगे, आपको K का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/2 x1 का मान, यहाँ देखिए x1 का मान दिया गया है 2, ब्रैकेट में y2 - y3, y2 का मान यहाँ देखिए K माइनस y3 का मान -3, तो माइनस माइनस हो गया +3, धन x2 का मान यहाँ देखिए x2 का मान दिया गया है 4, ब्रैकेट में y3 - y1,
y3 का मान दिया गया है -3, y1 का मान दिया गया है 3, तो -3 धन x3 का मान देखिए दिया गया है 6 धन y1 - y2, y1 का मान यहाँ देखिए 3, y2 का मान k, 3 - k बराबर 0। इसको आप हल कर लीजिए, 1/2 उधर भेज दीजिए, 0 हो गया। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 धन ये देखिए 3 3 6 और 6 चौको 24 धन 6 तिरिक 18 माइनस 6 के, यहाँ देखिए 6 के और ये 2 के, 6 में से 2 गया -4 के, धन धन को जोड़ दीजिए 18 6 24 और ये वाला -24 हमने यहाँ लिख लिया। 24 से 24 कैंसिल हुआ, -4 के बराबर 0 के बराबर 0 प्राप्त हुआ। यदि ए बी सी और संरेख है तो के का मान हमको 0 मिलेगा, यही हमारा आंसर हुआ। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, जिसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।